Assalamu alaikum. Am I audible? Okay. Okay. CBS फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे आज इंशाल्लाह and you have an orientation class at 11:30. So we have only 1 hour. Okay. I will try to cover as much as I can. डॉक्टर सी ने लेनी है वो आपकी क्लास. ओके. आई होप सो आपको स्क्रीन शो हो रही है. ओके फाइन. नहीं शो हो रही. मेरे मोबाइल पे शो हो रही है. ओके फाइन. ठीक है. हम बात करेंगे अबाउट हार्ट की सुपरफिशियल पेरिकार्डियम लेयर्स. ओके. ओके. ओके दिस वन. ओके. दिस इज अ हार्ट. ओके. फाइन. एंड इट्स लेयर. ओके. हमारे पास हार्ट है और उसकी लेयर है. पेरिकार्डियम को उसका क्रॉस सेक्शन किया हुआ है और वो दिखाई गई है यहाँ पे. ठीक है. सो फ्रॉम द इनसाइड ये जो हमारे पास एंडोमेट्रियम होती है इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट. एंडोकार्डियम जिसको कहते हैं एंडोकार्डियम. ठीक है. इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट. उसके बाद हमारे पास मायोकार्डियम आ जाती है द मसल ऑफ द हार्ट विच काजिंग द कंट्रैक्शन. एंडोकार्डियम. देन उसके बाद ऊपर वाली मायोकार्डियम. उसके बाद हमारे पास आ जाती है पेरिकार्डियल लेयर्स. अब यहाँ पे जितनी भी लेयर्स हैं ना यहाँ से यहाँ तक ये सारी पेरिकार्डियल लेयर्स हैं. ठीक है. ये सबसे अंदर वाली एंडोकार्डियम होती है. उसके बाद मायोकार्डियम. अब ये बाहर की जितनी भी लेयर्स हैं ये सारी पेरिकार्डियम में इंक्लूड होती है. पेरिकार्डियम में वो वाली लेयर्स जो हमारे पास मायोकार्डियम के साथ अटैच होती है उसको कहते हैं विजरल पेरिकार्डियम. ओके. हमारे पास ना पेरिकार्डियम दो तरह की होती है. एक होती है सीरस. ओके. जो बाहर वाली है सीरस कहते हैं. ये फाइब्रस ये सबसे बाहर वाली. ओके. फाइब्रस इसको कहते हैं सबसे बाहर वाली जो ब्लू कलर से शो किया फाइब्रस. ठीक है. और उसके बाद आ जाती है सीरस. सीरस ये वाली दो. सीरस ये वाली दो आ जाती हैं दोनों सीरस हैं. ठीक है. अब ये जो सीरस में से जो हमारे पास हार्ट के साथ अटैच होती है विजरा के साथ अटैच होती है. विजरा क्या है हार्ट है. हार्ट का जो हार्ट के साथ अटैच है उसको कहते हैं विजरल लेयर. ओके. विजरल लेयर. विजरल लेयर कौन सी जो कि हमारे पास सीरस पेरिकार्डियम की है. एक पेरिकार्डियम है फाइब्रस. ओके प्लीज म्यूट योरसेल्फ. कौन है. ओके. ये किसी के माइक ऑन है प्लीज म्यूट योरसेल्फ. ओके. हमारे पास पेरिकार्डियम दो तरह की है फाइब्रस जो कि आउटर लेयर होती है और दूसरी सीरस. सीरस की दो लेयर्स होती हैं. एक वो लेयर जो हमारे पास विजरा जो कि हार्ट के साथ अटैच होती है उसको कहते हैं विजरल पेरिकार्डियम. ये जो अटैच है पेरिकार्डियम की लेयर ये विजरल पेरिकार्डियम. वो जो हमारे पास फाइब्रस के साथ अटैच है उसको हम कहते हैं पेरिफेरल पेरिफेरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम. ठीक है. उसको पेरिफेरल लेयर कहते हैं. दिस वन इज पेरिफेरल लेयर एंड दिस वन इज विजरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम. ये दोनों सीरस पेरिकार्डियम की लेयर है. इन दोनों के दरमियान में जो स्पेस होती है उसको कहते हैं हम पेरिकार्डियल स्पेस जिसके अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड वगैरह प्रेजेंट होता है पेरिकार्डियल स्पेस. ठीक है. ये पढ़ाने का मकसद ये है बिकॉज इनकी ब्लड सप्लाई. ओके. ओके. इनकी ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई डिफरेंट होती है. ठीक है. ओके. हमने अभी तक. ओके मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ. फाइन. ये हमारे पास एंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम और पेरिकार्डियम ये सारी लेयर पेरिकार्डियल लेयर है. ठीक है. जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसको फाइब्रस कहते हैं. फार अवे द लेयर ऑफ द पेरिकार्डियम विच इज फार अवे उसको फाइब्रस कहते हैं. ठीक है. जो कि सबसे ऊपर वाली है. उसके बाद लेयर आ जाती है सीरस पेरिकार्डियम. सीरस पेरिकार्डियम की दो डिवीजन होती है. एक जो विजरा के साथ अटैच होती है. एक वो जो कि फाइब्रस पेरिकार्डियम के साथ अटैच होती है. जो फाइब्रस के साथ अटैच होती है उसको प्राइटल लेयर कहते हैं. यहाँ पे ये देखें ये प्राइटल लेयर है. प्राइटल लेयर ऑफ
वो जो सीरस पेरिकार्डियम पाइटल लेयर्स, और ये जो एपिकार्डियम कह रहा है, जिसको ये एपिकार्डियम कह रहे हैं, एक्चुअली दिस इज द विजरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम, विजरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम, इसको ही एपिकार्डियम कहते हैं हम। ठीक है, ओके। तो बाकी सभी लेयर हमने बात कर ली, और जो सीरस और विजरल पेरिकार्डियम में जो स्पेस होती है उसको कहते हैं पेरिकार्डियल स्पेस। ठीक है, पेरिकार्डियल कैविटी या पेरिकार्डियल स्पेस। अब इनकी अगर नर्व सप्लाई की हम बात करें, ओके, नर्व सप्लाई की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, बाहर वाली फार अवे लेयर है, फाइब्रस पेरिकार्डियम, दैट इज सप्लाई बाय द फाइब्रस एंड पाइटल लेयर। ये जो दोनों लेयर्स हैं, ये दोनों सप्लाई होती हैं हमारे पास फ्रेनिक नर्व्स, ओके, फ्रेनिक नर्व से, ये दोनों लेयर्स फ्रेनिक नर्व से एंड, ओके, फ्रेनिक नर्व, फ्रेनिक नर्व से एंड, और हमारे पास इंटरकोस्टल नर्व्स, ये इसकी नर्व सप्लाई आ जाती हैं ऑफ द, जो हमारे पास दूसरे पार्ट होते हैं, द फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड द पाइटल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम, फ्रेनिक नर्व एंड इंटरकोस्टल नर्व, नर्व सप्लाई इनकी फ्रेनिक नर्व एंड इंटरकोस्टल नर्व, ओके, इंटरकोस्टल नर्व, ओके। अगर इनकी आर्टीरियल सप्लाई की बात करें, द आर्टीरियल सप्लाई विल बी, जो इसकी पेरिकार्डियोफ्रेनिक आर्टरी, ठीक है, पेरिकार्डियोफ्रेनिक आर्टरी, पेरिकार्डियोफ्रेनिक आर्टरी, okay, pericardiophrenic artery. So nerve supply is phrenic nerve and intercostal nerves, and arterial supply is pericardiophrenik nerve. ओके, द पेरिकार्डियम का पेरिकार्डियम और फ्रेनिक नर्व्स का फ्रेनिक नर्व, ठीक है, आर्टीरियल सप्लाई दोनों की बन जाती है, पेरिकार्डियोफ्रेनिक आर्टरी, ठीक है, पेरिकार्डियोफ्रेनिक आर्टरी, ओके। यहाँ तक क्लियर हो रही है चीजें? यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? ओके। दूसरी हमारे पास आती है चीज, दैट इज ये जो एपिकार्डियम है, एपिकार्डियम, इसकी क्या होती है? इसकी नर्व सप्लाई होती है कार्डिक प्लेक्सिस, ठीक है, कार्डिक प्लेक्सिस इसकी नर्व सप्लाई होती है, कार्डिक प्लेक्सिस से आ रही होती है, कार्डिक प्लेक्सिस, अच्छा, कार्डियक प्लेक्सिस, ओके, कार्डियक प्लेक्सिस, ओके। और इसकी आर्टीरियल सप्लाई कहाँ से आती है? कोरोनरी आर्टरी, जो कि हार्ट के ऊपर, ये वाली जो कोरोनरी आर्टरी हमें नजर आ रही है, ये वाली कोरोनरी आर्टरी, ठीक है, क्योंकि ये अटैच है, इसके ऊपर ही आएंगे ना वो वाली आर्टरी, एपिकार्डियम के नीचे नीचे, तो दैट इज कोरोनरी आर्टरी। कार्डिक प्लेक्सिस इसकी नर्व सप्लाई, और आर्टीरियल सप्लाई दैट इज कोरोनरी आर्टरी, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी इसकी आर्टीरियल सप्लाई होती है, ओके। इसकी कार्डिक प्लेक्सिस का पूछता है कि कौन सी इसमें सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक में से कौन सा पार्ट होता है? ये दोनों पार्ट होते हैं, एमसीक्यूज में आता है। तो दोनों होते हैं डॉक्टर साहिबा। कार्डिक प्लेक्सिस इंक्लूड्स बोथ द पैरासिम्पैथेटिक प्लस सिम्पैथेटिक पार्ट, ओके। कार्डिक प्लेक्सिस में दोनों पार्ट आते हैं, ओके। दूसरी चीज ये पूछता है कि इसमें लेग वेगस नर्व कौन सी आती है, राइट वेगस नर्व या लेफ्ट वेगस नर्व? इन्वॉल्वमेंट कार्डिक प्लेक्सिस में किसकी होती है? दैट इज लेफ्ट वेगस नर्व, ठीक है, लेफ्ट वेगस नर्व, ओके। लेफ्ट वेगस इज टेन नर्व, ठीक है, लेफ्ट वेगस नर्व, लेफ्ट वेगस नर्व की इन्वॉल्वमेंट होती है। और उसके बाद हमारे पास कार्डिक प्लेक्सिस में कौन से सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक दोनों पार्ट आते हैं, एंड देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ लेफ्ट वेगस नर्व, ठीक है, 10 लिखा हुआ है, दिस इज वेगस नर्व, ओके, ओके। सो हमारे पास आर्टीरियल एंड नर्व सप्लाई सारों की क्लियर होगी। हमारे पास जो फाइब्रस पेरिकार्डियम है उसकी आर्टीरियल सप्लाई क्या होती है? पेरिकार्डियोफ्रेनिक आर्टरी, पेरिकार्डियोफ्रेनिक, पेरिकार्डियोफ्रेनिक आर्टरी, ठीक है। एक तो उसकी फ्रेनिक नर्व और दूसरा पेरिकार्डियम का पेरिकार्डियम वर्ड ही आ जाता है, और फ्रेनिक नर्व जो उसी की नर्व सप्लाई होती है, तो दोनों मिक्सर होके पेरिकार्डियोफ्रेनिक आर्टरी बन जाती है। फ्रेनिक नर्व भी होती है, और पेरिकार्डियम का विजरल पेरिकार्डियम आ गया, दोनों को मिक्स करके दैट इज पेरिकार्डियोफ्रेनिक आर्टरी, ठीक है, ओके। और उसकी नर्व सप्लाई है फ्रेनिक नर्व एंड इंटरकोस्टल नर्व्स, ओके। अब थोड़ा सा हम डीप जाते हैं, हमने लेयर्स पढ़ ली, लेयर पढ़ ली, अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं इसकी, ओके, ओके, फाइन। ओके, क्या पूछ रही हैं कार्डिक प्लेक्सिस का? ओके, फाइन, जस्ट अ मिनट। ये कार्डिक प्लेक्सिस आपके पेरिकार्डियम का होता है,
नहीं नहीं, ये एपिकार्डियम का है ना, एपिकार्डियम का है। ठीक है। ओके फाइन। थैंक यू। दूसरे लोग आंसर कर दिया करें, अगर ना समझ आए तो फिर मुझे बता दें। ओके फाइन। ओके फाइन। ओके, क्लियर है ना सभी को? पीछे पेरिकार्डियम एपिकार्डियम क्या होता है, सीरियस फाइब्रस लेयर सारी, किसी को मसला तो नहीं है? ओके फाइन, नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा हमने अब क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं। ठीक है, हमने उसको आधा काट दिया, हर्ट को आधा काट दिया। उसके बाद हम अंदर आ गए हर्ट के अंदर। दिस इज एस ए नोड, हमारे पास एस ए नोड है। एस ए नोड को क्या कहते हैं? पेसमेकर ऑफ द हार्ट। ठीक है। इसकी लोकेशन क्या होती है? लोकेशन क्या होती है? अगर क्रॉस सेक्शन में देखें तो दैट इज अपर पार्ट ऑफ क्रिस्टा टर्मिनलिस। ठीक है, अपर बॉर्डर ऑफ क्रिस्टा टर्मिनलिस। ओके, अपर बॉर्डर ऑफ क्रिस्टा टर्मिनलिस अगर क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं। ओके। अगर हम ऊपर कंप्लीट हार्ट के ऊपर ग्रूव की बात करते हैं, जो सल्कस ग्रूव होता है, ठीक है, वो ग्रूव होता है जो कि पूरे हार्ट के ऊपर होता है। अगर हम क्रॉस सेक्शन की बात करें तो अपर पार्ट ऑफ क्रिस्टा टर्मिनलिस ऐसे नोड प्रेजेंट होता है। ऐसे नोड को हम पेस मेकर क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं पेस मेकर? बिकॉज बिकॉज ऑफ रैपिड फायरिंग की वजह से, रैपिड फायरिंग की वजह से इसका रेट बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम रेट की बात करें तो हमने ऐसे नोड का रेट से ऐसे याद किया हुआ था, ऐसे फॉर सेक्सटी, एस ए एक्स टी वाई। ठीक है, सेक्सटी। ओके, दिस इज 60। ओके 60। ओके 40 टू 60 इसका रेट होता है, फायरिंग रेट होता है। रिमेंबर एस ए एक्स टी वाई। ठीक है, दिस इज द फायरिंग रेट ऑफ द एस ए नोट। ठीक है, एस ए नोट का। और इसी तरह ए बी नोट का कितना होगा? 20 कम कर दें आप। ठीक है 40। ओके, क्या हुआ है? इज देयर एनी प्रॉब्लम? ओके 60 टू 80, सॉरी, 60 टू 80 would be, okay just a minute, wait, Samana in, okay, there will be 60 to 80। ओके 20-20 हमने नीचे कम करने हैं, दैट इज 60 टू 80। ओके, अब हमने 20-20 कम कर देने हैं एवी नोट। ओके समवाना ज्वाइन, इसकी रिक्वेस्ट होनी। ओके फाइन। ओके, तो हम बात कर रहे थे रेट की। ठीक है, 60 टू 80, दिस इज द रेट ऑफ एस ए नोड। इसका हाई फायरिंग रेट होने की वजह से दिस एक्ट एज अ पेस मेकर। ठीक है, और उसकी अभी हम फेज की भी बात करेंगे, डिपोलराइजेशन कौन सी होती है जिसकी वजह से इसको पेस मेकर एक्टिविटी कौन सा फेस करता है। ओके, दूसरा एवी नोड, एवी नोड आ जाता है। एवी नोड का हमारे पास क्या है, इसकी 20 कम कर दें, दैट इज 60 टू 40। ठीक है, 60 टू 40 इसका रेट हो जाएगा। ओके, और उसके बाद हमारे पास जो दूसरा आ जाता है बंडल ऑफ फीस, इसका क्या होगा? 20 टू 40। ओके, द मेन पॉइंट इज हमने सेक्स टी याद करना है ऐसे से। ठीक है, ऐसे नोट का ऐसे एक्स टी वाई सेक्स टी, और 60 टू 80 उसका रेट होता है। उससे 20-20 कम करके हमारे पास ए बी नोट और बंडल ऑफ फीस आ जाती है। ओके, एक पॉइंट, एक बात। अच्छा, हमारे पास ऐसे नोट की मैंने लोकेशंस भी बता दी, और ए बी नोट। ओके फाइन, कि हमारे पास कंडक्टिव पाथवे क्या होता है? ऐसे नोट होता है, ए बी नोट होता है, बंडल ऑफ फीस होता है, उसके बाद। अच्छा, मेरी आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों को? ओके, ओके डॉक्टर आमना, आपको नहीं आ रही? ओके, प्लीज़ लेट मी नो अगर मेरी आवाज़ क्लियर नहीं है। एनीबॉडी एल्स? ओके डॉक्टर साहबा, नहीं आ रही मेरी आवाज़, प्लीज़ लेट मी नो। ओके फाइन, दैट इज ग्रेट। ओके, द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट क्या होता है? कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट ये होता है जो कि कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। ऐसे नोड से आएगी, पेसमेकर से एवी नोड में जाएगी, बंडल ऑफ हीस में जाएगी, उसके बाद राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच, और इसके बाद परकंजी फाइबर से मायोकार्डियम में चले जाएगी। अब इसके पोजीशन एक तो ये पूछ लेते हैं कि क्रिस्टा टर्मिनलिस के अपर पोर में है, उसके बाद हमारे पास इसकी पोजीशन पूछता है विद रिस्पेक्ट टू लेयर्स। कि एक तो हमने पढ़ा
एपिकार्डियम, ठीक है, एपिकार्डियम। एपिकार्डियम क्या किसको कहते हैं हम? एपिकार्डियम क्या होता है? विजरल ऑफ सीरस पेरिकार्डियम। अच्छा, जो ऐसे नोड होता है उसकी पोजीशन कहाँ पे होती है? सब एपिकार्डियम, ठीक है। ओके, वो तो उसकी लोकेशन है ना विद रिस्पेक्ट टू द लेयर्स, लेयर्स में सब एपिकार्डियम। ओके, सब एपिकार्डियम के अंदर, बिलो एपिकार्डियम। और एवी नोड कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एपिकार्डियम के अंदर, ठीक है। एवी नोड इज प्रेजेंट इन द एपिकार्डियम। ओके, जो कंडक्टिव सिस्टम होता है, कंडक्टिव, यस दैट इज कंडक्टिव सिस्टम, जितने भी बाकी कंडक्टिव सिस्टम है बाकी, दैट इज सब एंडोकार्डियम, ठीक है, सब एंडोकार्डियम, सब एंडोकार्डियम। ओके, क्या बात कर रही हैं डॉक्टर साहबा? ओके, नहीं मुझे ना आपकी आवाज नहीं कर क्लियर हो रही। अच्छा, कंफर्म करना हो गया। अच्छा, चलें, ऐसे नोड जो प्रेजेंट होते हैं डेट इज सब एपिकार्डियम, ठीक है। और उसके बाद एवी नोड इज प्रेजेंट इन द एंडोकार्डियम। नो, दिस इज नॉट एपिकार्डियम, दिस इज एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम, ठीक है। एवी नोड इज इन द एंडोकार्डियम। और जो हमारे पास कनेक्टिव सिस्टम है दैट इज सब एंडोकार्डियम, ठीक है, सब एंडोकार्डियम। ओके, दिस इज द सीक्वेंस ऑफ लोकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लेयर्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लेयर। अगर ऐसे नोड का पूछे एट द साइट बिलो विच लेयर, दैट इज एपिकार्डियम, बिलो एपिकार्डियम पे होता है। एवी नोड दैट इज प्रेजेंट इन द एंडोकार्डियम। और जो सब एंडोकार्डियम होता है दैट इज कंडक्टिव सिस्टम, कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट। ओके, अच्छा, दूसरी, अब हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की बात कर लेते हैं, जो कि हमारे पास ये सारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की वजह से हमारे पास ईसीजी जो बनती है। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट इज ग्राफिकल, जो रिप्रेजेंटेशन जो होती है उसकी, वो दिस इज ईसीजी, ठीक है, वो ईसीजी होती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास वो एमसीक्यूज पूछता है कि हार्ट का कौन सा पार्ट है जिसकी ईसीजी पे हमारे पास इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होती, दैट इज एसएमओ, ठीक है। इसकी हमारे पास इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होती, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास पी वेव आती है। सबसे पहले व्हाट डज द पी वेव शोज, दैट इज आर्टीरियल डीपोलराइजेशन। ओके, आर्टीरियल, दिस इज आर्टीरियल डीपोलराइजेशन, आर्टीरियल डिपोलराइजेशन। आर्टरी जो है डिपोलराइज हो गई है। डिपोलराइज होने का मतलब देयर इज सोडियम इनफ्लक्स, ठीक है, सोडियम इनफ्लक्स हो रहा है, आर्टीरियल डिपोलराइज हो गया। रिमेंबर, हमारे पास ना दो सेगमेंट होते हैं, ऊपर वाले दो सेगमेंट होते हैं और इंटरवल नीचे वाले होते हैं जो कि लंबे होते हैं। सेगमेंट एट द एंड एंड द स्टार्टिंग में होती है, ठीक है, एट द एंड एंड एट द स्टार्ट। और जो इंटरवल होते हैं फ्रॉम द स्टार्ट, ठीक है, जो नीचे वाले इंटरवल हैं, दिस आर द इंटरवल। ओके, क्यूआरएस इंटरवल और क्यूटी इंटरवल, ठीक है, ये सारे इंटरवल ऊपर सेगमेंट है। हम बात करते हैं, पहले पी वेव की बात कर लें। पी वेव हमारे पास डिपोलराइजेशन ऑफ एस ए नोड की शो करता है, एस ए नोड की डिपोलराइजेशन। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज आता है कि जो arterial repolarization है is masked by, is masked by, arterial repolarization is masked by QRS complex, ठीक है, QRS complex से मास्क हो जाता है। ओके, वो कहता है अगर ईसीजी पे arterial repolarization शो हो रही है तो वो कौन सी कंडीशन होगी? arterial repolarization, कंप्लीट डिग्री हार्ट ब्लॉक, ठीक है। नॉर्मली हमारे पास आर्टीरियल रिपोलराइजेशन शो नहीं होती। अगर वो हो रही है और बिकॉज इट इज गेट मास्क बाय द क्यूआरएस कम्प्लेक्स, अगर वो हो रही है इट्स मीन दिस इज थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक, ठीक है, थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक और कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। ओके, थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक, दीज आर ऑल एमसीक्यूज। थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक, ओके, हार्ट ब्लॉक, ओके, फाइन। उसके बाद हमारे पास पूछता है व्हाट इज पीआर सेगमेंट। पीआर सेगमेंट क्या होता है? पीआर सेगमेंट इज, इट इज अ सेगमेंट फ्रॉम द एंड ऑफ पी वेव एंड द बिगिनिंग ऑफ क्यूआरएस कम्प्लेक्स। ओके, आपसे पूछे द कंप्लीट
arterial depolarization is represented by complete arterial depolarization. कंप्लीट आर्टीरियल डिपोलराइजेशन डॉक्टर नोट की बात कर रहा हूँ और सारे एस टी लगे हुए हैं मुझे समझ नहीं आ रही कंप्लीट आर्टीरियल डिपोलराइजेशन टीआर सेगमेंट किसी अक्लमंद ने बोला है यस डॉक्टर बोनी यू आर राइट वो वेंट्रिकल होता है कंप्लीट वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन रट्टे मारे हुए हैं आप लोगों ने अच्छा कंप्लीट आर्टीरियल डिपोलराइजेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय पीआर सेगमेंट अगर आर्टीरियल डिपोलराइजेशन की पूछे दैट इज द पी वेव ओके अच्छा उसके बाद हम बारी आती है दैट इज क्यू आर एस कम्प्लेक्स व्हाट डज क्यू आर एस कम्प्लेक्स नॉर्मली ना ईसीजी में क्यू वेव नहीं आती दिस इज नॉट प्रेजेंट इन नॉर्मल केसेस अगर ये प्रेजेंटेड है तो प्रीवियस एमआई को शो कर रहा होता है ओके नॉर्मली ये प्रेजेंट नहीं होती ओके फाइन तो क्यू आर एस कम्प्लेक्स हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन ठीक है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है अच्छा एक एमसीक्यूज पी वेव का ये आता है कि अगर पी वेव इनलार्ज होगी या ऐसे बड़ी होगी है व्हाट डज दैट मीन राइट एट्रियल हाइपरट्रोफी पी आर्ट्रियल जिसको कहते हैं राइट आर्ट्रियम हाइपरट्रोफी होगी है अगर पी वेव एम शेप होगी है पी वेव ऐसे एम शेप बन गई है इसको कहते हैं मिट्रेल एम शेप बन गया है पी मिट्रेल ठीक है लेफ्ट आर्टीरियल हाइपरट्रोफी जिसके अंदर होती है ठीक है पी मिट्रेल ओके एमसीक्यूज के अंदर ये पूछता है कि वो लेफ्ट जो माइट्रल स्टेनोसिस है लीड्स टू लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी व्हाट विल बी द ईसीजी फाइंडिंग वो कहता है लीड 2 के अंदर बिफिड पी वेव आती है लीड 2 के अंदर बिफिड पी वेव या पी माइट्रेल कौन सी करेक्ट ऑप्शन होगी कौन सी करेक्ट ऑप्शन होगी दोनों दोनों ही ठीक है प्रायोरिटी क्या होगी पास पेपर नहीं ना पढ़ रहे आप लोग ओके बिफिड पी वेव इन द लीड 2 दैट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी ओके फिर पी मिट्रेल होएवर द दोनों का मतलब सेम ही होता है ओके दूसरा उसके बाद हमारे पास आ जाती है दैट इज पीआर सेगमेंट की बात कर ली हमने क्यूआरएस कम्प्लेक्स की वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को शो करता है ओके व्हाट डज द जे पॉइंट शो जे पॉइंट क्या शो करता है जे पॉइंट रिप्रेजेंट द एंड ऑफ क्यूआरएस क्यूआरएस जहाँ पे खत्म हो जाता है और जहाँ पे एसटी सेगमेंट शुरू होता है एसटी सेगमेंट शुरू होता है जे पॉइंट उसको जे पॉइंट कहते हैं ठीक है जहाँ से क्यूआरएस कम्प्लेक्स हमारे पास एंड हो जाता है और एसटी सेगमेंट स्टार्ट करता है दैट इज जे पॉइंट एक होती है जे वेव जे पॉइंट एंड जे वेव आर डिफरेंट जो जे वेव होती है ना वो हाइपोथर्मिया के अंदर हमारे पास रिप्रेजेंट होती है ओके ओके जे सॉरी ओके जे पॉइंट जो होता है फ्रॉम इट इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ क्यूआरएस कम्प्लेक्स एंड द बिगनिंग ऑफ एसटी सेगमेंट ये देखिए ना ये यहाँ पे प्रेजेंट है यहाँ पे प्रेजेंट है तो देखिए क्यूआरएस कम्प्लेक्स रेड वाला एंड हो रहा है और एसटी सेगमेंट काले वाला जो रिप्रेजेंट किया हुआ है वो स्टार्ट हो रहा है ठीक है दैट इज द पॉइंट जे वेव जे पॉइंट होता है जो जे वेव होती है उसको कहते हैं ओसबोर्न वेव ठीक है ओसबोर्न वेव भी कहते हैं और ये किसके अंदर होती है दैट इज हाइपोथर्मिक पेशेंट के अंदर हाइपोथर्मिक पेशेंट के अंदर डिक्रीज टेम्परेचर हाइपोथर्मिक पेशेंट के अंदर ये प्रेजेंट होती है जे वेव ओके जे पॉइंट एंड जे वेव आर डिफरेंट थिंग एस टी सेगमेंट क्या होता है एस टी सेगमेंट एक तो हमारा ये इसका रोल होता है एम आई के अंदर द मोस्ट क्लासिकल फीचर ऑफ एक्यूट एम आई देर इज उसमें यही होता है कि देर इज डिरेंजमेंट ऑफ एस टी सेगमेंट एलिवेशन या डिप्रेशन ऑफ एस टी सेगमेंट मोस्ट क्लासिकल फीचर ऑफ ओके एम आई यस डॉक्टर इजमा यू हैव अ क्वेश्चन यू हैव रेज योर हैंड ओके डॉक्टर इसमा प्लीज रिमेंबर कि सिनेरियो स्टैंड के अंदर वो आर्टीरियल फिब्रिलेशन की तरफ आपको लेके जा रहा है
या जस्ट ओनली आपसे वो पूछ रहा है द लेफ्ट आर्टीरियल हाइपरट्रोफी फाइंडिंग्स, ठीक है। अगर लेफ्ट आर्टीरियल हाइपरट्रोफी फाइंडिंग है उसके साथ उसने डिस्फेजिया की भी साइन सिम्टम्स दिए होंगे, डिस्फेजिया के साथ भी दे रहा होता है, ठीक है। अगर वो आपसे आपके पास एम्बोलिज्म के हवाले से पूछ रहा है, इंट्राक्रैनियल मैनिफेस्टेशन दे रहा है जिसके अंदर एम्बोलाई लॉज हो गया मिडल सेरिब्रल आर्टरी के अंदर जो मोस्ट कॉमनली लॉज करता है, अगर वो वाली फाइंडिंग इंट्राक्रैनियल फाइंडिंग दे रहा है दैट इज मोस्ट लाइकली वो जा रहा है एट्रियल फिब्रिलेशन की तरफ, तो फिर आप इरेगुलर आर आर इंटरवल की तरफ जाएंगे, अदरवाइज आप पी मिट्रेल की तरफ जाएंगे अगर वो लेफ्ट आर्टीरियल हाइपरट्रोफी कह रहा होगा। डॉक्टर इजमा, आर यू गेटिंग मी? ओके। जी जी, वो उसी की बात कर रहा है, आर्टियल फिब्रिलेशन की बात कर रहा है डेफिनेटली। ठीक है डॉक्टर इजमा। ओके, दैट इज ग्रेट। ओके। ओके। ये कौन से पेपर में आया है, अभी लेटेस्ट कौन से पेपर में आया है? अच्छा, गायनी के पेपर में। ओके, थैंक यू डॉक्टर इजमा। अच्छा जी, दूसरा हमारे पास एस टी सेगमेंट। एस टी सेगमेंट में क्या होता है, देयर इज अगर वो पूछता है कि हमारे पास कंप्लीट वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, ठीक है, कंप्लीट वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, दैट इज एस टी सेगमेंट। अगर वो कंप्लीट का वर्ड यूज नहीं करता, जस्ट ओनली वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन का पूछता है, दैट इज क्यू आर एस कम्प्लेक्स, ठीक है। अगर कंप्लीट का वर्ड आ जाता है दैट इज एस टी सेगमेंट। आर यू गेटिंग मी? द चूज ऑफ वर्ड्स, एक सिंगल वर्ड के साथ आपकी की चेंज हो जाएगी। ओके। उसके बाद हमारे पास एम आई के हवाले से भी एस टी सेगमेंट हमारे पास इंपॉर्टेंट है, और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट लाइन जो है उसके अंदर भी एस टी सेगमेंट लाई करता है। आइसोइलेक्ट्रिक लाइन यानी कि जो सेम बेस लाइन के ऊपर हो, ना उससे ऊपर ना उससे नीचे, एस टी सेगमेंट कोरिलेट करता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है दैट इज टी वेव्स। टी वेव रिप्रेजेंट दैट इज वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट कर रही होती है, ठीक है। अब हमारे पास एक होता है पी आर इंटरवल। पी आर इंटरवल, पी आर इंटरवल फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ पी वेव्स टू द ऑनसेट ऑफ क्यू आर एस कम्प्लेक्स, ठीक है, क्यू आर एस कम्प्लेक्स के बिगिनिंग। हमसे पूछा जाता है द पी आर इंटरवल इंडिकेट्स, ओके, द ए वी नोड कंडक्शन जिसका रेट 60 to 40 होता है इज रिप्रेजेंटेड बाय विच ई सी जी सेगमेंट और इंटरवल, दैट इज पी आर इंटरवल, ठीक है, पी आर इंटरवल। Okay, remember PR interval not just only represent the AV node conduction, it also represent the conduction from the SA node till the myocardium. SA node से AV node, फिर बंडल ऑफ हीस, फिर राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच, और उसके बाद परकंजी फाइबर, और उसके बाद हमारे पास मायोकार्डियम, ठीक है। ये यहाँ तक रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है, ए बी जो पी आर इंटरवल होता है, नॉट जस्ट ओनली द ए बी नोड कंडक्शंस। ओके। ओके, फाइन। दूसरा हमारे पास आ जाता है पी आर इंटरवल के बाद दैट इज क्यू टी इंटरवल। क्यू टी इंटरवल का पूछता है कि द सिस्टली फेस इज रिप्रेजेंटेड बाय सिस्टली फेस। ओके। एक तो जेबीपी के साथ भी पूछता है, वो हम लेदा मैं आपको एक और इमेजेस में सभी एक जगह पे दिखा दूंगा। यहाँ पे अगर क्यू टी इंटरवल द सिस्टली फेस रिप्रेजेंटेड बाय क्यू टी और आर टी, समटाइम वो क्यू टी और आर टी लिख देता है क्योंकि क्यू टी नॉर्मली क्यू प्रेजेंट नहीं होती, तो इस तरह वो क्यू टी स्लैश आर टी लिख देता है, ठीक है। सिस्टोलिक फेज, सिस्टोलिक क्या होती है, देर इज वेंट्रिकुलर contraction एंड देर इज रिपोलराइजेशन, ठीक है, रिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स। उसके अंदर हमारे पास क्या आ जाती है, सिस्टोली फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय द क्यूटी इंटरवल, ठीक है। उसके अंदर देयर इज फ्रॉम क्यूटी इंटरवल कहाँ से होता है, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द क्यू आर एस टिल द एंड ऑफ टी वेव, ठीक है, टी वेव। ओके। दूसरा हमारे पास टी वेव का पूछता है कि अगर इन्वर्टेड टी वेव होगी है व्हाट डज दैट मीन, ठीक है। ये किस सिनेरियो के अंदर होता है, हाइपोकलीमिया के अंदर, ठीक है, हाइपोकलीमिया के अंदर। अच्छा, हाइपोक्लीमिया के अंदर दो फाइंडिंग्स होती हैं, इन्वर्टेड टी वेव्स एंड प्रोमिनेंट यू वेव। यू वेव जो एक ये पूछता है कि यू वेव कब आती है, एट द एंड ऑफ टी वेव्स, ठीक है, यू वेव आती है। और व्हाट डज द यू वेव रिप्रेजेंट, पेपिलरी मसल रिपोलराइजेशन, पेपिलरी मसल रिपोलराइजेशन, ठीक है, पेपिलरी मसल डिपोलराइजेशन। ओके, पेपिलरी मसल डिपोलराइजेशन।
ओके, या डिलेड पेपली मसल डिपोलराइजेशन, ओके, that is U wave, और prominent U wave with inverted T waves that is representing hypokalemia। अगर हमारे पास T wave prominent हो जाती है that is represented in hyperkalemia, hyperkalemia के अंदर prominent T wave बन जाती है। QT interval prolonged in कैल्शियम डिक्रीज के अंदर या इंक्रीज के अंदर, हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है, हाइपोकैल्सीमिया के अंदर क्यूटी इंटरवल ज्यादा हो जाता है। ओके, कैल्शियम इंक्रीज एक्साइटेबिलिटी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन एक्साइटेबिलिटी हमने पढ़ा था, वो ग्राफ याद है ना आपको, क्यूटी इंटरवल भी प्रोलॉन्ग हो जाता है, और प्लेट्यू प्लेट्यू के अंदर कैल्शियम का रोल होता है। ओके, इसी तरह इसका रिवर्स अगर हाइपर कैल्सीमिया हो गया तो क्यूटी इंटरवल शॉर्ट हो जाएगा। ओके, लिटिल बिट इलेक्ट्रोलाइट इफेक्ट ऑन द ईसीजी, जो कि ज्यादातर पूछता है पास पेपर के अंदर, पोटेशियम का पूछता है। पोटेशियम में क्या होता है, अगर ज्यादा हो जाए तो टी वेव इन टाल टेंटेड पी पी टी वेव हो जाती हैं, टाल एंड टेंटेड ऊपर से नोज जो होती है, टाल टेंटेड टी वेव्स। अच्छा, अगर हाइपोक्लीमिया होता है इन्वर्टेड टी वेव हो जाएगा अलोंग विद प्रोमिनेंट यू वेव, ठीक है। इसी तरह हमने सिस्टोली की बात की, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यूटी इंटरवल। उसके बाद पूछता है कि डायस्टोली, वेंट्रिकुलर फिलिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय टीपी, ठीक है, वेंट्रिकुलर फिलिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय टीपी at the end of T wave and the start of P wave, ventricular filling or the diastole is represented by T wave। Okay, okay, I will, okay, this is, okay, मैं आपको बताता हूँ, ओरिएंटेशन क्लास में ये बात कर लेंगे आपके साथ में। ओके फाइन, तो हमने ये बात पॉइंट्स कर लिए। ओके, हाँ जी, हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर भी क्यूटी प्रोलॉन्ग कर जाता है। ओके, क्या आप चीज़ रिपीट करनी है, प्लीज लेट मी नो, क्या चीज़ समझ नहीं आई। ओके, यहाँ तक क्लियर है ना सभी को। अच्छा, वेंट्रिकुलर फिलिंग का मैंने आपको बताया कि सिस्टोली किसके अंदर होती है, क्यूटी इंटरवल सिस्टोली रिप्रेजेंट करती है। वेंट्रिकुलर फिलिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय टीपी, ठीक है, ये टीपी वेंट्रिकुलर फिलिंग, और डायस्टोली इज रिप्रेजेंटेड बाय टीपी, टी एंड पी, दैट इज वेंट्रिकुलर फिलिंग एंड डायस्टोली। ओके, फाइन। दूसरा हमारे पास आ जाता है कि परकंजी फाइबर, परकंजी फाइबर की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इसकी कंडक्शन सबसे ज़्यादा होती है, और इसकी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से इसकी कंडक्शन ज़्यादा होती हैं। वो कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं, ओके, रिमेंबर इट बाय द वर्ड एज कंडजक्शन, यस कंडजक्शन, ओके, कंडजक्शन, ओके, कंडजक्शन, ओके, जी सी TN, conjunction mixture, okay, and decrease MR। This is how you can remember the priorities के हमारे पास परकंजी फाइबर की कंडक्शन क्यों ज़्यादा होती है, ठीक है। एक तो हमने बात की कि SA नोड पेसमेकर होता है, और इसका हमारे पास पेसमेकर क्यों होता है, उसकी फायरिंग रेट बहुत ज़्यादा होता है, 60 से याद किया, 60 टू 80 उसकी हमारे पास रेट होता है। उसकी लोकेशन हमने पास बात कर ली, सब एपिकार्डियम में होता है, और उसके बाद हमारे पास इसका प्री पोटेंशियल मैक्सिमम होता है, प्री पोटेंशियल इसका मैक्सिमम होता है, और स्लोएस्ट प्री पोटेंशियल, दोनों टर्म्स सही होती हैं, मैक्सिमम प्री पोटेंशियल एंड स्लो प्री पोटेंशियल। अच्छा, ग्राफिकली वो बात कर रहा है, जस्ट रिमेंबर दिस 2 पॉइंट्स, कि मैक्सिमम प्री पोटेंशियल ऐसे नोड का होता है एंड स्लोएस्ट प्री पोटेंशियल, ठीक है, दोनों लाइनें सही होती हैं, डू नॉट गेट कंफ्यूज कि ये दोनों डिफरेंट या गलत लिखी हुई हैं, दोनों सही है। वो ग्राफ के लिहाज से स्लोएस्ट प्री पोटेंशियल की बात करता है, और मैक्सिमम उसके एम्पलीट्यूड के हवाले से बात कर रहा होता है, दैट इज इसका मैक्सिमम प्री पोटेंशियल होता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये पूछता है कि परकंजी फाइबर इनमें से सभी से ज़्यादा हमारे पास स्पीड ऑफ कंडक्शन किसकी ज़्यादा होती है सबसे पहले। अच्छा, दैट इज सबसे ज़्यादा होती है परकंजी फाइबर्स की स्पीड ऑफ कंडक्शन।
और इसके पूछते हैं इसकी क्या क्वालिटीज होती हैं जिसकी वजह से इसकी स्पीड ऑफ कंडक्शन ज्यादा होती है। रिमेंबर दिस कंडक्शन वर्ड, ठीक है। डी, जी एंड सी मैंने कैपिटलाइज किए हैं। उसके बाद डिक्रीज एम आर, कंडक्शन मिस्टर, ठीक है, एम आर, ठीक है, डिक्रीज एम आर, इसका मतलब कि ये दोनों चीज़ें डिक्रीज करेंगी। और जो इंक्रीज कर रही हैं दैट इज डी फॉर डायमीटर, परकंजी फाइबर का डायमीटर ज़्यादा होता है। जी फॉर उसका, उसके अंदर हमारे पास गैप जंक्शन होते हैं, ठीक है। सी फॉर चैनल्स, इसके अंदर हमारे पास सोडियम चैनल ज़्यादा होते हैं। और एम आर से, एम से दैट इज डिक्रीज, दोनों चीज़ें डिक्रीज होंगी। एम से क्या होगा, दैट इज हमारे पास मायो, यस, मायोफिब्रिल्स कम होते हैं। और पी से दैट इज पीरियड, रिफ्रैक्टिव पीरियड इसका कम होता है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव पीरियड इसका कम होता है। सो दिस क्या क्या क्वालिटीज होंगी, डायमीटर ज़्यादा होता है, गैप जंक्शन ज़्यादा होते हैं, और इसके सोडियम चैनल ज़्यादा होते हैं। और कम क्या होते हैं, मायोफिब्रिल्स इसमें कम होते हैं। एंड उसका जो दैट इज रिफ्रैक्टिव पीरियड है, रिफ्रैक्टिव पीरियड वो कम होता है। ओके, दैट इज द प्योरिटी विच यू हैव टू prioritize। अगर आपसे पूछे व्हाई द परकंजी फाइबर हैज हाईएस्ट कंडक्शन एज कम्पेयर टू एनीबॉडी एल्स, ठीक है, सो उसकी ये क्वालिटीज होती हैं। पहले में डायमीटर, फिर गैप जंक्शन, फिर चैनल, फिर उसके बाद डिक्रीज मायोफिब्रिल, फिर रिफ्रैक्टिव पीरियड, ठीक है, ये प्योरिटी होगी। अच्छा, उसके बाद हमारे से पूछता है कि इसके बाद हमारे पास किसकी कंडक्शन ज्यादा होगी परकंजी फाइबर के बाद। ओके, रिमेंबर परकंजी फाइबर के बाद हमारे पास जो कंडक्शन ज़्यादा होती है दैट इज हमारे पास, ओके, बंडल ऑफिस, ठीक है, बंडल ऑफिस। ओके, सबसे पहले हमारे पास परकंजी फाइबर की आ जाती है। उसके बाद हमारे पास बंडल ऑफिस आ जाती है। अच्छा, उसके बाद यस, चैनल इज इंक्रीज सोडियम चैनल। ओके, ओके, उसके बाद हमारे पास सबसे पहले इसकी कंडक्शन ज़्यादा होती है मायोफिब्रिल्स, उसके बाद बंडल ऑफ पीस की आती है, फिर ऊपर आर्ट्रिया, वेंट्रिकल, एसे नोड, एबी नोड, ठीक है, दिस इज द प्योरिटी। अगेन क्या प्योरिटी होती है कि सबसे ज़्यादा कंडक्शन किसकी होती है, दिस इज परटेंटिव फाइबर, फिर बंडल ऑफ हीस, ठीक है, फिर ऊपर एट्रिया, वेंट्रिकल, फिर एबी नोड, फिर सॉरी एसे नोड, फिर एबी नोड, ठीक है, परकंजी फाइबर, बंडल ऑफ हीस, आर्ट्रियम, वेंट्रिकल, एसे नोड, एबी नोड, ठीक है, दैट इज हाउ यू कैन रिमेंबर। पहले ऊपर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ठीक है, और ये इसके साथ ही आ जाता है। ओके, दिस इज क्लियर, हाउ यू कैन रिमेंबर द पाथवेज। और उसके बाद ये थोड़े से पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं अबाउट ईसीजी पॉइंट्स। अच्छा, एक पॉइंट आता है कि एंड ऑफ आर्टीरियल डिपोलराइजेशन एंड स्टार्ट ऑफ वेंटिकुलर रिपोलराइजेशन, वो किससे रिप्रेजेंट होगी, एंड ऑफ आर्टीरियल डिपोलराइजेशन, आर्टीरियल डिपोलराइजेशन का एंड, एंड द स्टार्ट ऑफ वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन किससे रिप्रेजेंट होगा, दैट विल बी क्यूटी इंटरवल, ठीक है, क्यूटी इंटरवल, एंड ऑफ आर्टीरियल डिपोलराइजेशन एंड स्टार्ट ऑफ वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन का स्टार्ट ये किसके अंदर आएगा, दैट इज क्यूटी इंटरवल। इज दैट क्लियर टू यू पीपल? ओके, फाइन, ओके, फाइन, आई होप सो कि मैंने कवर किए हैं काफ़ी ईसीजी के पॉइंट्स इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट थे। ओके, ओके, द बर्न, अब हम, मैंने आपको बताया कि हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ ली, उसकी पाथवे पढ़ लिया कैसे होता है, उसकी लोकेशन पढ़ ली कहाँ कहाँ पे होती है, ठीक है, लेयर्स के हवाले से लेयर्स पढ़ ली हमने, आर्टीरियल सप्लाई पढ़ ली, उसकी नर्व सप्लाई पढ़ ली, ठीक है, इन रिस्पेक्ट टू द पास्ट एमसीक्यूज जो हमारे हमसे पूछे गए हैं। अब उसकी हमारे पास इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की बात करते हैं हम, दैट इज, पहले मैं इसकी बात कर लूँ फिर जेवीपी पे आएंगे। ओके, हार्ट की
कोरोनरी आर्टरी की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की बात करूंगा। ओके, सो यू वांट टू डू द एक्शन पोटेंशियल फर्स्ट और द हार्ट कोरोनरी आर्टरीज, प्लीज लेट मी नो। कोरोनरी आर्टरीज, फाइन। ओके, यहाँ पे हमारे पास कहाँ से आती है ये कोरोनरी आर्टरीज? दैट इज एओर्टा, बेस ऑफ एओर्टा, यहाँ से एओर्टा निकलेगा ना, बेस ऑफ एओर्टा से निकलेगा। दिस इज द राइट कोरोनरी आर्टरी, राइट साइड पे जा रही है, ठीक है। दिस इज द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। तो हमारे पास दो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, राइट एंड लेफ्ट। ओके, यू कैन सी यहाँ पे जो राइट साइड पे जा रही है, यहाँ पे हमारे पास मैंने आपको बताया था कि एसए नोड होता है। एसए नोड कहाँ पे होता है? ये लेयर वाइज सब सब एपिकार्डियम के अंदर और क्रिस्टा टर्मिनालिस के अपर बॉर्डर पे, एट द अपर बॉर्डर ऑफ क्रिस्टा टर्मिनालिस। या अगर ग्रूव ऊपर से सुपरफिशियल की बात करें तो सल्कस की बात करेंगे, ठीक है। ओके, फाइन। अब यहाँ पे जो राइट कोरोनरी आर्टरी हमारे पास, इसको ब्लड सप्लाई देगी ऐसे नोड को। ज्यादातर हमारे पास ऐसे नोड को ब्लड सप्लाई कहाँ से आती है? राइट कोरोनरी आर्टरी से आती है, ठीक है। और इट इज नॉट कि लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से नहीं आती, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से भी हमारे पास आ जाती है। और कितने परसेंट आती है हमारे पास ऐसे नोड को? दैट इज 40%, ठीक है। ओके, जो हमारे पास ज्यादातर आती है दैट इज 60% जो है, दैट इज फ्रॉम द राइट कोरोनरी आर्टरी। और जो कम होती है 40%, वो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से भी आ जाती है ऐसे नोड पे। ओके, यहाँ से ना वो एक मार्जिनल आर्टरी देती है यहाँ पे जाने से पहले, ऐसे मार्जिनल आर्टरी। ओके, रिमेम्बर आपने पढ़ा होगा, एमसीक्यूज पढ़ते हैं कि ये एपेक्स है ना हमारे पास, एपेक्स, दिस इज एपेक्स। एपेक्स की आर्टीरियल सप्लाई क्या होती है? अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं। ये वाली जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है ना, इससे दो ब्रांचेस निकलती है। एक होती है लेफ्ट सर्कमफ्रेंस, यहाँ पे लेफ्ट सर्कमफ्रेंस जो पीछे घूम के चले जाती है, सर्कमफ्रेंस जो घूम के पीछे चले जाती है। और एक होती है लैड, लाडली आर्टरी, जो आगे आती है, लाडली आर्टरी। अच्छा, दैट इज लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, इसको लाडली आर्टरी में कह रहा हूँ, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग। या इसको दूसरा नाम होता है एंटीरियर इंटरवेंटिकुलर आर्टरी, ठीक है, एंटीरियर इंटरवेंटिकुलर आर्टरी। सो एपेक्स के कौन सी करीब है? दैट इज लेफ्ट एंटीरियर आर्टरी। लेकिन अगर आपसे पूछे द मार्जिनल ब्रांच ऑफ विच द एपेक्स इज सप्लाइड बाय द मार्जिनल ब्रांच ऑफ विच आर्टरी, तो दैट विल बी राइट कोरोनरी आर्टरी। अगर वो मार्जिनल ब्रांच की बात करता है तो मार्जिनल ब्रांच यहाँ से निकलती है राइट कोरोनरी आर्टरी, और वो जाके एपेक्स को सप्लाई करती है। अगर वो वैसे ही पूछता है कि द एपेक्स ऑफ हार्ट इज सप्लाइड बाय, अगर मार्जिनल आर्टरी की बात नहीं करता, दैट इज लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, जो कि ब्रांच है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, जो कि ब्रांच है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की। एमए के लिए ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? ओके, फाइन। ओके जी, दूसरा हमारे पास ये पूछता है कि ए बी नोड, ए बी नोड को हमारे पास आर्टरी सप्लाई कौन सी जाती है? अगेन राइट कोरोनरी आर्टरी हमारे पास ए बी नोड को सप्लाई करती है, कितने परसेंट? दैट इज 90%, ठीक है, 90%। रिमेंबर, ये जो हमारे पास आर्टीरियल सप्लाई देती है ना एवी नोड को, आफ्टर गिविंग द राइट मार्जिनल आर्टरी, ये ब्रांच देती है इसको एवी नोड को, आफ्टर गिविंग द राइट मार्जिनल आर्टरी। इसी वजह से आपने देखा होगा एंड सिनेरियो के अंदर वो देता है कि इफ द आर्टरी इज गेट राइट कोरोनरी आर्टरी इज स्टेनोज आफ्टर गिविंग राइट मार्जिनल ब्रांच, विच पार्ट ऑफ द हार्ट विल बी गेट अफेक्टेड, तो उसके अंदर ऑप्शन आती है एवी नोड, ठीक है, वो एवी नोड होती है। इज दैट क्लियर टू यू पीपल? वो एवी नोड होगी। अच्छा, उसके बाद राइट कोरोनरी आर्टरी हमारे पास घूम के पीछे चले जाती है, और पीछे जाके ये वाली जो पोस्टीरियर इंटरवेंटिकुलर आर्टरी बना रही है ना, जिसे कहते हैं पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, पीडीए, ये पीडीए पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, अच्छा, वो राइट कोरोनरी आर्टरी से मिलती है। अच्छा, इसी तरह वो पूछता है द एंटीरियर एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द सेप्टम इंटरवेंटिकुलर सेप्टम इज सप्लाइड बाय एंटीरियर टू थर्ड, दैट इज सप्लाइड बाय द लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, ठीक है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग। और जो पोस्टीरियर वन थर्ड होता है, दैट इज सप्लाइड बाय द पीडीए, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, जिसको पोस्टीरियर इंटरवेंटिकुलर आर्टरी भी कहते हैं, दैट इज सप्लाइड बाय द राइट राइट कोरोनरी आर्टरी। ओके, पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ इंटरवेंटिकुलर सेप्टम। ओके, दूसरा हमारे पास आ जाता है इनकी सरफेसेस। सरफेसेस यू कैन सी हमारे पास एक है एंटीरियर सरफेस, ये जो सारी हमें नज़र आ रही है, ठीक है, ये सारी जो एंटीरियर सरफेस, ये जो हमें सारी एंटीरियर आ रही है, इसको कहते हैं स्टेप्टोकोस्ट कोस्टोस्टर्नल सरफेस, ठीक है, जो एंटीरियर सरफेस।
स्टर्नोकोस्टल या कोस्टोस्टर्नल सरफेस, ठीक है, स्टर्नोकोस्टल सरफेस। ओके, इस ये पूछता है कि ये किस 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 से बनती है, दैट इज राइट वेंट्रिकल। जो राइट वेंट्रिकल है वो अंटीरियर सरफेस बनाता है, और स्टर्नोकोस्टल सरफेस जिसको कहते हैं। इसी तरह वो पूछता है कि जो स्टर्नोकोस्टल सरफेस है उसकी आर्टीरियल सप्लाई क्या होती है, मेजर आर्टीरियल सप्लाई क्या होती है एंटीरियर सरफेस की। मेजर दैट इज, नहीं नहीं, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, ठीक है, दैट इज लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग द एंटीरियर सरफेस। ओके, रिमेंबर हमारे पास एंटीरियर सरफेस में कौन कौन से चेस्ट लीड आ जाती हैं, लिम्ब लीड आ जाती हैं। एंटीरियर सरफेस के अंदर हमारे पास जो चेस्ट लीड आ जाती हैं दैट इज V3 एंड V4, एंटीरियर सरफेस के अंदर जो आती है एंटीरियर सरफेस। और आर्टीरियर सप्लाई लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, ठीक है, ये आ जाती हैं। और दूसरा हमारे पास जो सेप्टल सेप्टल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है चेस्ट लीड से, दैट इज V1 एंड V2, V1 एंड V2। इसी तरह अगर अंटीरियो सेप्टल की अगर बात करें कि कौन कौन सी इन्वॉल्वमेंट होती है, दैट इज V1 V2 V3 एंड V4। अंटीरियर वाल दैट इज V3 एंड V4, और जो सेप्टल वाल होती है V1 एंड V2, ठीक है। सेप्टल वाल के अंदर जो चेस्ट लीड्स होती हैं उसके अंदर V1 एंड V2 होती हैं। और जो लेटरल होती है हमारे पास लेटरल वाल, दैट इज V5 V6 AVL एंड 1, ठीक है। यस डॉक्टर ईजा। यस, उसको अंटीरियर अंटीरियर वाल कहते हैं ना हम। जो अंटीरियर सरफेस होती है ना, जो लेफ्ट वेंट्रिकल से बनाते हैं स्टर्नोकोस्टल सरफेस, वो हमारे पास फॉर्म्ड बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, इट इज फॉर्म्ड बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल। और जो अंटीरियर वाल की हमारे पास आर्टीरियल सप्लाई होती है दैट इज बाय द लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ठीक है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। उसने यही पूछा हुआ है कि हमारे पास स्टर्नोकोस्टल सरफेस। जी जी, राइट वेंट्रिकल, जी जी। नहीं नहीं, वो लेफ्ट अंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी की बात कर रहा हूँ, दैट इज नॉट राइट वेंट्रिकल अंटीरियर। स्टर्नोकोस्टल जो अंटीरियर वाल है या स्टर्नोकोस्टल सरफेस है, वो राइट वेंट्रिकल से बनाते हैं, मैं ये कह रहा हूँ डॉक्टर साहिबा। ओके, राइट क्रोनरी आर्टरी इसकी, आप कह रही हैं कि इसकी ब्लड सप्लाई है अंटीरियर सरफेस की, अंटीरियर वाल की। ओके, ठीक है। अगर आप बात करें स्टर्नोकोस्टल सरफेस इज सप्लाइड बाय द राइट कोरोनरी आर्टरी, इज दैट सो? अब ये बात कर रही हैं। ओके, आई विल चेक इट, ठीक है, राइट कोरोनरी आर्टरी स्टर्नोकोस्टल सरफेस। ओके डॉक्टर इजा, ओके फाइन। बट द पॉइंट हियर इज, हमने जो याद रखना है कि जो हमारे पास स्टर्नल सरफेस है, दैट जो स्टर्नोकोस्टल सरफेस है दैट इज फॉर्म बाय द राइट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है, राइट कोरोनरी आर्टरी। यही पूछता है कि राइट कोरोनरी आर्टरी, और राइट कोरोनरी आर्टरी कह रहा हूँ, राइट वेंट्रिकल, ठीक है, राइट वेंट्रिकल। और जो अंटीरियर वाल है दैट इज सप्लाइड बाय द हमारे पास लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, ठीक है, एंटीरियर वाल। और उसके जो चेस्ट हमारे पास लीड्स हैं दैट इज V3 एंड V4, ठीक है। और जो लेटर वाल होती है दैट इज सप्लाइड बाय द लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स, ठीक है, लेटरल लेटरल। और वो उसके अंदर हमारे पास कौन सी आती हैं, लिम्ब लीड्स एंड चेस्ट लीड एंड उगमेंटी लीड, V5 V6 V1 एंड AVL, ठीक है। एंड लेफ्ट लेफ्ट LCX के साथ लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स से ये स्प्लाइड होती है। ओके, तो लेटर वाल हमारे पास इस इधर से सप्लाई होते हैं। सो इसी वजह से जो हम MI की बात कर रहे होते हैं ना, ये जो मैं बात कर रहा हूँ आपको V5 V6 AVL एंड 1, ये वाले वो वाले लीड्स हैं जिनके अंदर हम ST सेगमेंट को देखेंगे कि वो रेज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, सो दैट वी नो कि कौन सी वाल का अफेक्ट है, एंटीरियर वाल का है, लेटर वाल का है। इसलिए हम स्पेसिफाई कर दिए हुए हैं उनको कि वो चेस्ट लीड्स कौन सी होंगी, लिम्ब लीड कौन सी होंगी, और ऑगमेंटिंग लीड्स कौन सी होंगी उस वाल के इन्फार्क्ट के केस के अंदर, ठीक है। ओके फाइन। सो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि दो आर्ट, सॉरी, ओके, पोस्टीरियर की मैं अभी बात करते हैं। अभी हम इंफीरियर भी होती है इसमें, सरफेसिस कितने होते हैं,
अंटीरियर सरफेस होती है, लेटरल होती है और इंफीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेसेस होती हैं। ठीक है, अंटीरियर की हमने बात कर ली, हमने लेटरल की बात कर ली, पोस्टीरियर सरफेस की रह गई। रिमेंबर, जो पोस्टीरियर बॉर्डर होता है ना, पोस्टीरियर इंफीरियर बॉर्डर, ओके, इंफीरियर बॉर्डर दैट इज फॉर्म बाय द राइट वेंट्रिकल। जो इंफीरियर सरफेस होती है दैट इज फॉर्म बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, inferior surface is formed by the left ventricle, inferior border is formed by the right ventricle, border is formed by the right ventricle, surface is formed by the left ventricle। ठीक है, और जो inferior surface की हमारे पास लीड्स होती हैं 2-3 AVF होती हैं, 2-3 AVF, और इसकी ब्लड सप्लाई क्या होती है, राइट कोरोनरी आर्टरी इंफीरियर सरफेस, जिसको डायफ्रैग्मेटिक सरफेस भी कहते हैं। ठीक है, उसमें आ जाती है दैट इज राइट कोरोनरी आर्टरी। जी जी। ओके, द मोस्ट कॉमन टाइप की अगर एमआई की हम बात करते हैं प्रायोरिटीज वाइज, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो एमआई आती है, आर्टरी इन्वॉल्व होती है, सबसे कॉमन अंटीरियर वाल का, दैट इज लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आती है सबसे पहले। उसके बाद हमारे पास राइट कोरोनरी आर्टरी आती है, और फिर लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आ जाती है। सबसे पहले पे जो एमआई में इन्वॉल्वमेंट होती है एंटीरियर वाल की, दैट इज लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, मोस्ट कॉमन एंटीरियर वाल, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग। उसके बाद राइट कोरोनरी आर्टरी, फिर लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ठीक है, ये प्रायोरिटी होती है। ओके फाइन। ठीक है, जो हमारे पास आप बात करते थे ना पोस्टीरियर वाल की एमआई की, उसके अंदर हम देखते हैं, उसके पोस्टीरियर वाल के अंदर टाल ऑलवेज इन द V1 एंड V4, V1 से V4 के दरमियान में हम टाल ऑलवेज देखते हैं। खैर वो हमारे पास लैदा, हम उसको स्पेसिफाई नहीं करते, इनके अंदर ही देख लेते हैं। ठीक है, टाल आरवे विद ST डिप्रेशन। ओके, यस डॉक्टर AR अरूसा, यू हैव अ क्वेश्चन। जी जी। अभी एक्चुअली मैं बात करना चाह रहा था, आपको जस्ट आर्टीरियर सप्लाई की ओरिएंटेशन देना चाह रहे हैं, एमआई के बारे में बाद में बात कर रहे थे पैथोलॉजी। जी जी, पूछें क्वेश्चन। जी जी। अच्छा, नहीं, आप क्या पूछ रहे हैं कि इन्फाक्शन की बात कर रही हैं, क्या कर रही हैं? अच्छा अच्छा। ओके, ओके, रिमेंबर, देखिए मैं कर देता हूँ, मुझे समझ लगी आप क्या बात कर रहे हैं। रिमेंबर, रिमेंबर, जो पोस्टीरियर सरफेस होती है ना ऑफ द हार्ट, दैट इज सप्लाइड बाय द राइट कोरोनरी आर्टरी। रिमेंबर, अगर सिंगल व्यू पोस्टीरियर सरफेस ऑफ हार्ट की बात करता है, राइट कोरोनरी आर्टरी। अगर वो लेट्रो पोस्टीरियर की बात कर रहा है, लेट्रो पोस्टीरियर की ऑलवेज प्रायोरिटाइज लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ठीक है, because the left circumflex artery supply the posterior half and also the lateral part of the body। अगर वो पूछे डायरेक्ट कि लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी सप्लाई बोथ लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल बोथ। ठीक है, लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल बोथ। अगर वो केला पोस्टीरियर का पूछता है, पोस्टीरियर सरफेस की आर्टरी सप्लाई, वो राइट कोरोनरी आर्टरी। अगर वो लेटरल एंड पोस्टीरियर सरफेस की बात करता है, लेटरल हाफ एंड पोस्टीरियर सरफेस की बात करता है, दैट इज लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। एम आई क्लियर नो डॉक्टर साहिबा? ओके, जो क्योंकि लेटरल हाफ को हमारे पास लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी सप्लाई करती है, नॉट द राइट कोरोनरी आर्टरी। वो लेटरल हाफ को सप्लाई नहीं करती, लेटरल वाल को सप्लाई नहीं करती, दैट जस्ट ओनली सप्लाई द पोस्टीरियर वाल। और ये जो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी होती है, लेटरल वाल को भी सप्लाई करती है एंड पोस्टीरियर साइड को भी, पोस्टीरियर वाल को भी सप्लाई करती है। ओके, राइट आर्टियम एंड राइट वेंट्रिकल दोनों को ये सप्लाई कर रही होती है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ओके फाइन। ये हमने उसके बाद हमारे ऑगमेंटेड लीड का भी बात कर लिया। ये जो AVR होता है ना, ये हमारे पास रेफरेंस पॉइंट होता है, नॉर्मली ये इन्वर्टेड इधर आती है। अगर इन्वर्टेड ना आ रही हो यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि जो लीड्स लगी हुई हैं वो उल्टी लगी हुई हैं। ठीक है, ये उल्टी आनी चाहिए AVR। अगर ये उल्टी नहीं लगी होती तो इसका मतलब है कि वो जो देयर इज एबनॉर्मेलिटी इन द लीड्स, लीड्स हमारे पास सही नहीं लगी हुई। ये भी MCQ आता होता है। ओके, MCQs क्या क्या आते हैं? एसए नोड का पूछता है, एपिक्स का पूछता है, आर्टीरियल ब्लड सप्लाई, जो कि मैंने आपको बता दी मार्जिनल आर्टरी की बात करेगा तो हमारे पास आएगी दैट विल बी द राइट कोरोनरी आर्टरी। अगर वैसे पूछता है तो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग।
ठीक है। अंटीरियर टू थर्ड ऑफ द सेप्टम का पूछता है कि आर्टरी क्या होती है, ठीक है। उसके बाद लेटरल एंड पोस्टीरियर हाफ लेफ्ट सर्कमफ्रेंस आर्टरी का पूछता है। और मोस्ट कॉमनली जो आर्टीरियल स्टेनोज होती है वो मैंने आपको बता दिया, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग ही होती है, उसके बाद राइट कोरोनरी, फिर लेफ्ट सर्कमफ्रेंस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास मार्जिनल आर्टरी के बाद की बात करता है कि वो जो एवी नोड को सप्लाई करती है। अच्छा, जो डोमिनेंस ऑफ हार्ट है वो कैसे डिटरमाइन होती है? डोमिनेंस ऑफ हार्ट मोस्टली राइट कोरोनरी आर्टरी डिटरमाइन करती है, ठीक है। ये जो पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी देती है, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी देती है ब्रांच, वो डोमिनेंस ऑफ हार्ट डिटरमाइन करती है। ओके फाइन। ओके, दिस वाज अ लिटिल बिट, ये समझ आ गया आप लोगों को पॉइंट्स? प्लीज लेट मी नो कि इंफीरियर वाल की हमारे पास कौन कौन सी लिम लीड्स कौन सी हैं, और उसके बाद हमारे पास चेस्ट लीड कौन सी हैं, आर्टीरियल सप्लाई कौन सी हैं। ओके, हमने सरफेसिस की बात कर ली। ओके, जो हमारे पास राइट बॉर्डर होता है, राइट बॉर्डर इज फॉर्म बाय राइट आर्टरी। हमने चार सरफेसेस की बात कर ली, दैट इज एंटीरियर सरफेस, इंफीरियर और डायफ्रामेटिक सरफेस, और हमने बात कर ली पोस्टीरियर सरफेस। द पोस्टीरियर सरफेस इज फॉर्म बाय द लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम, और ये डायरेक्ट इन कॉन्टैक्ट में होता है एसोफेगस के साथ। अक्सर सिनेरियो के साथ लेफ्ट आर्टीरियर हाइपरट्रोफी, मैं बता देता हूँ, लेफ्ट आर्टीरियल हाइपरट्रोफी के साथ डिस्फेजिया के सिम्टम भी आ रहे होते हैं। तो क्योंकि ये लेफ्ट आर्टीरियम डायरेक्टली लाई कर रहा ऑन द एसोफेगस, सो वो इसको कंप्रेस करना शुरू कर देता है। दैट्स वाई माइट्रल स्टेनोसिस के साथ लेफ्ट आर्टीरियल वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी के साथ डिस्फेजिया के सिम्टम्स आ रहे होते हैं। ओके फाइन। उसके बाद हमारे पास राइट बॉर्डर आ जाता है। राइट बॉर्डर अगर बात करें किससे फॉर्म होता है? राइट आर्ट्रियम से। अगर एक्सरे की बात करते हैं ना, एक्सरे पे राइट बॉर्डर कौन बनाता है? रिमेंबर, वो राइट आर्टेरियम प्लस स्पीरियर वेना कैवा दोनों बना रहे होते हैं, ठीक है। राइट आर्टेरियम प्लस स्पीरियर वेना कैवा जब एक्सरे की बात कर रहा होगा, अदरवाइज जस्ट ओनली राइट आर्टेरियम, ठीक है। ओके, इंफीरियर बॉर्डर कौन बनाता है? इंफीरियर बॉर्डर कौन बनाता है? प्लीज लेट मी नो, इंफीरियर बॉर्डर कौन बनाता है? जो वाइड वाली है ना बॉर्डर, राइट वेंट्रिकुलर बनाता है इंफीरियर बॉर्डर। जो इंफीरियर सरफेस है वो बनाती है लेफ्ट वेंट्रिकल, वो थोड़ी सी पीछे होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल बनाती है इंफीरियर सरफेस, ठीक है। और हमारे पास लेफ्ट बॉर्डर दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, जो एंटीरियर टू थर्ड हमारे पास होती है ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेंटर इज स्प्रेड बाय द लैड लाडली आर्टरी, लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग। पोस्टीरियर वन थर्ड इज स्प्रेड बाय द पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी ऑफ ब्रांच ऑफ द राइट कोरोनरी आर्टरी। ओके, इज दैट क्लियर टू यू पीपल? ये पॉइंट क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हम गोइंग टू ऐड, ओके, सॉरी, सुपीरियर सरफेस में क्या बात कर रहे हो? ओके, पोस्टीरियर सरफेस में आर्टरी कौन सी सप्लाई होती है? आर्टीरियल सप्लाई इज राइट कोरोनरी आर्टरी। और हमारे पास अगर लेटरल एंड लेटर सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस दोनों की पूछे तो लेफ्ट सर्कमफ्रेंस आर्टरी है। और अगर वो पूछे कि वो कौन बनाता है, लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम।
अभी हमने क्या-क्या पढ़ लिया? अभी हमने क्या-क्या बात कर ली? ओके, आप लोगों को समझ नहीं आ रही या आप सुस्त हैं? प्लीज़ एनीबॉडी, प्लीज़ लेट मी नो। समझ नहीं आ रही? क्या कह रही हैं? क्या कह रही हैं? ओके, ओके, मुझे कुछ कहना है डॉक्टर साहिबा? ओके, बस मुझे अगर okay, I think so we have to end here. Doctor, she wanna take lecture. Okay, we will do rest tomorrow. ठीक है? और आप उनकी क्लास ज्वाइन कर लें और कोई इशू है तो मुझे बता दें प्लीज़। जस्ट लेट मी मुझे बताएं इशू क्या बता दूं? अच्छा, कुछ ये सरफेस की मैं दोबारा बता देता हूँ डॉक्टर साहब। जस्ट अ मिनट मुझे दे दें। ओके, किसी ने ग्रुप में पिक्चर